अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर जनाब। एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर, इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे और पुरसुकून जिंदगी गुजारने की कोशिश भी कर रहे होंगे और गुजार भी रहे होंगे और अपने इर्द गिर्द खुशियाँ भी बिखेर रहे होंगे। और मेरा ख्याल है कि जनाब आज के परेशानियाँ और जो टेंशनों वाला दौर है, सबसे मुश्किल काम है कि किसी के चेहरे पर हम मुस्कान की वजह बन जाएं। तो हमें हर नए दिन के साथ ये कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी के चेहरे पर नागवारी लाने के बजाय मुस्कुराहट लाने की वजह बने। और ये कुदरत का भी असूल है कि इंसान जो बोता है वही काटता भी है। और अगर आप किसी की मुस्कुराहट की वजह बनेंगे तो कोई आपकी मुस्कुराहट की वजह भी बनेगा, और अगर आप किसी की परेशानी का सबब बनेंगे तो कोई ना कोई आपके लिए परेशानी भी पैदा करेगा, आपकी राह में रुकावट भी जो है वो हायल करेगा। तो बाज़ औक़ात हम इंसानों के साथ जो है अच्छा करते हैं, लेकिन उसका सिला हमें इंसानों से नहीं चाहिए, हमें अल्लाह की तरफ से मिलता है। तो इसलिए जनाब हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए, अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए और इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तो इसी खूबसूरत पैगाम के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं सेल्फ केयर के हवाले से। तो स्किन जिस्म का एक बहुत ही सेंसिटिव हिस्सा होता है और जो टेम्परेचर की तब्दीली से फौरी तौर पर मुतासर हो जाता है। और मौसम सरमा जब आप बाहर निकलते हैं और बाहर से जब गर्म कमरे में आप दाखिल होते हैं और गर्म कमरे से जब बाहर आप ठंडी जगह पर जाते हैं तो जो टेम्परेचर की जो तब्दीली होती है ना, जल्द को बहुत ज़्यादा मुतासर करना शुरू कर देती है और जिसके नतीजे में हमारी जल्द पर खुश्की आना शुरू हो जाती है, ख़ारिश और जलन का भी एहसास होना शुरू हो जाता है। तो यही वजह है कि जब भी मौसम चेंज होता है तो बहुत सारे जो स्किन के इश्यूज़ हैं वो भी जन्म लेना शुरू कर देते हैं। और जिन लोगों की जल्द ज़्यादा सेंसिटिव होती है उनके लिए तो ये जो मौसम की चेंजिंग है ये किसी इम्तिहान से कम नहीं होती है। और ऐसे अफराद ख़ास तौर पर स्किन की बीमारी एक्जिमा का आसानी से शिकार हो जाते हैं और खुश्क जिल्द, बदन पर खारिश, बेरंग होंठ, बेजान बाल, फटी एड़ियाँ और दुखती उंगलियाँ, ये सब ऐसे मसाइल हैं जिनसे सर्दियों में बेशतर अफराद मुतासर नज़र आते हैं। तो ये इन मसाइल से हम किस तरह बच सकते हैं, एक्जिमा से किस तरह हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं, क्या सेल्फ केयर होनी चाहिए हमारी सर्दियों में, डॉक्टर कमल जवाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। और डर्मेटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर कमल। डॉक्टर कमल, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर कमल, जैसे मैं अभी बात करी थी कि एक्जिमा का बहुत ज़्यादा शिकार हो जाते हैं लोग, सबसे पहले तो हमें एक्सप्लेन कर दें कि एक्जिमा की बीमारी है क्या, ताकि बहुत से लोग नहीं जानते इसके बारे में, उनको पता चल जाए। देखिए, एक्जिमा जो है, एक्जिमा एक्जिमा का एक्चुअल जो वर्ड का मतलब होता है वो होता है टू मेक बॉयल। बॉयल जिसे हम कहते हैं कि आंवले पड़ गए, छाले पड़ गए। होता क्यों है? मेन इसका जो कॉज है, जो रीज़न है, वो होता है ड्राइनेस की वजह से। ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो बचपन से ही बहुत वीक होता है। उस इम्यून सिस्टम के वीक होने की वजह से जब भी वेदर चेंज होता है, इधर वो विंटर हो या फिर समर हो, तो उनकी स्किन पर सबसे पहले इफेक्ट होता है। जब सर्दियाँ आती हैं जैसे जैसे, तो इंसान की जो बॉडी है, हमारा टेम्परेचर डेफिनेटली डिफरेंट होता है। लाइक हम अंदर बैठे हैं तो हम लोगों ने हीटिंग की होती है, बहुत अच्छे से एटमॉस्फेयर को मेंटेन किया होता है। लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं तो जितनी ठंड है, और आजकल जितनी ठंड है, तो हमारी स्किन का और हमारी पूरी बॉडी के टेम्परेचर का इंटरप्शन हो जाता है बाहर के एटमॉस्फेयर के साथ। तो जिन लोगों का इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक होता है, उनकी स्किन पर इस ड्राई एटमॉस्फेयर का, हवा का बहुत गहरा असर होता है। तो सबसे पहले डेफिनेटली हमारी स्किन उस एटमॉस्फेयर को फेस करती है, तो स्किन में ड्राइनेस हो जाती है। ड्राइनेस की वजह से इचिंग स्टार्ट हो जाती है, और जब इचिंग होती है तो जो लोग एक्जिमा का शिकार होते हैं, जो लोग सेंसिटिव होते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, वो उसे टॉलरेट नहीं कर पाते। लाइक नॉर्मल इंसान तो ठीक है, थोड़ा सा खारिश हुई, हमने मॉइस्चराइजर लगाया, ठीक हो गया। बट जिन्हें एक्जिमा होता है, जिनमें टेंडेंसी होती है कि वो डेवलप कर लें एक्जिमा, उन लोगों की बॉडी में ये होता है कि उस ड्राइनेस की वजह से आहिस्ता आहिस्ता हमारे स्क्रैचेस पड़ना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज हम इचिंग करते हैं। जैसे ड्राइनेस होती है, हमें ये लिटरली हमें ये फील होता है कि हम खारिश करें। हाँ। जब खारिश करते हैं तो एक्जिमा का पेशेंट ज्यादा खारिश करता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। ठीक है। उसी खारिश की वजह से स्क्रैच होगा तो उस बॉडी के ऊपर जख्म पड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। वो जख्म बॉयल भी बन जाते हैं, आंवले भी पड़ जाते हैं। उसकी इतनी ज्यादा इंटेंसिटी हो जाती है कि पेशेंट जो एक्जिमा के हैं, विंटर के आते साथ ही बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जगह जगह बॉडी में, खास तौर पे किन जगहों पे होता है, जो हमारे एक्सपोज पार्ट्स होते हैं, लाइक हमारे हाथ, हमारा फेस, पैर, ये ज्यादा, इवन दो हमारा सर भी,
ठीक है। स्कैल्प भी एक्जिमा का शिकार हो जाती है। तो एक्जिमा एक ऐसी चीज है उन लोगों में ज्यादा टेंडेंसी से होती है जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। लेकिन क्या ये सिर्फ सर्दियों में ही होती है या गर्मियों में भी, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हीट वाला होता है, उसमें भी हम लोगों ने अंदर बाहर सर्द और गर्म हो जाते हैं, तो क्या गर्मियों में भी हो सकती है या ज्यादातर ये सर्दियों में होता है? एक्चुअली गर्मियों में इतनी ज्यादा इंटेंसिटी से नहीं होती। मैंने आपको बताया ना कि उसका जो मेन कॉज है वो है ड्राई एटमॉस्फेयर, ड्राई एयर। सर्दियों में जो भी हो, जितना ज्यादा टेम्परेचर हॉट होगा उतना ज्यादा हमारी बॉडी से सीबम सिक्रीट होता है। सीबम सिक्रीट होगा तो बॉडी हमारी ऑयली रहती है। आपने देखा सर्दियों में हर वक्त बॉडी लाइक ऐसे जैसे चिप चिप कर रही होती है, ऑयल होता है बॉडी के अंदर, उसकी वजह से कभी भी हमें इचिंग नहीं होती, ड्राइनेस नहीं होती। जब ड्राइनेस नहीं होती तो इंटेंसिटी एक्जिमा की वैसी नहीं होती। ठीक है। ऑल्दो कि वो परेशान होते हैं एक्जिमा के पेशेंट्स उसमें, लेकिन उतनी ज्यादा टेंडेंसी के साथ नहीं जितनी ज्यादा सर्दियों में होते हैं। लेकिन क्या ये जैसे आपने कहा कि इंटरनली आप वीक होते हैं, उसकी वजह से ये बीमारी आपको लाक हो जाती है, तो ये किसी को भी हो सकती है? बिल्कुल किसी को भी हो सकती है जिसका भी इम्यून सिस्टम वीक होगा, ठीक है, जिसके जीन्स में ये प्रॉब्लम ऑलरेडी मौजूद है, जिसे किसी भी चीज से एलर्जी है। तीन चीजें इसको एग्जैजरेट करती हैं, बढ़ाती हैं। ठीक है। आपका इम्यून सिस्टम नंबर 1, नंबर 2 आपका उस एटमॉस्फेयर में जाना जो आपको सूट नहीं कर रहा। अगर आप एलर्जेंस हैं किसी भी चीज के साथ, तो जैसे ही इम्यून सिस्टम वीक वाला बंदा उस चीज के करीब जाएगा उसकी एलर्जीज एक्टिवेट हो जाएंगी। ठीक है। और तीसरा एक ऐसा बंदा जो कि ऑलरेडी इन चीजों को फेस कर रहा है, लेकिन फिर भी इन चीजों को फेस करने के बावजूद भी वो केयर नहीं कर रहा। ठीक है, उसे पता है कि उसे एक्जिमा है और उसे विंटर में केयर करनी चाहिए, लेकिन अगर वो केयर नहीं कर रहा है तो ये सब चीजें उसे एग्जैजरेट करती हैं। तो किस तरह की केयर करनी चाहिए? मतलब एक नॉर्मल इंसान को भी अपनी जो है सेल्फ केयर के हवाले से क्या चेंजिंग्स लेकर आनी चाहिए अपनी लाइफ में जब सर्दियां स्टार्ट हो जाती हैं, और फिर एक्जिमा वालों को किस तरह की करनी चाहिए? देखिए, एक कॉमन हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि जैसे ही मौसम चेंज होता है हम लोग मॉइस्चराइजर्स का, क्रीम्स का, लोशन का, ऑयल का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं एक एक्जिमा के पेशेंट की बात करूंगी बिकॉज हमारा टॉपिक आज एक्जिमा है। तो एक्जिमा के पेशेंट को जो मोस्टली एहतियात करनी चाहिए, अपनी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चराइज रखना चाहिए। ठीक है। उसके लिए बेस्ट ये है, क्योंकि आप हर वक्त हाथ में क्रीम लोशन लेके नहीं घूम सकते ना। आपने वजू करना है, आपने पानी का इस्तेमाल भी करना है डेफिनेटली। जैसे ही आप पानी को टच करेंगे, जैसे ही हाथ ड्राई हुए आपको फौरन इचिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके लिए विद इन अ सेकंड ये चीज होती है उन लोगों में जिनमें टेंडेंसी ज्यादा है। ठीक है, तो उसके लिए बेस्ट ये है कि जब भी आप शावर, दिन में शावर 1 मरतबा लें। ठीक है, ये जरूरी है कि लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर सर्दियां हैं तो इसका मतलब आप एक एक हफ्ते ना नहाएं। शावर आपको डेली लेना चाहिए। जब आप शावर लेते हैं तो शावर लेने के बाद एक मैं आसान सी घरेलू टिप बता रही हूँ हर बंदे के लिए। ये एक्जिमा के नहीं, नॉर्मल लोग भी यूज कर सकते हैं। आपने अपना शावर कंप्लीट किया, उसके बाद आपने आधी बाल्टी या आधा टब जो भी आप यूज कर रहे हैं उसको पानी से भरा। उसमें 2 चम्मच आपने आलमंड ऑयल डाल, उसे मिक्स करके अपनी पूरी बॉडी पे बहा लें। लेकिन ये सब आपने जब नहाना आप कंप्लीट कर लें, आपने कोई सोप यूज नहीं करना, कोई शैम्पू यूज नहीं करना, उसके बाद आपने ऐसा करना है। आप ऐसा करेंगे तो ओवरऑल आपकी बॉडी की ड्राइनेस कम हो जाएगी। लेकिन सर्दियों में हम देखते हैं कि गर्म पानी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये एक्जिमा का पेशेंट जो है वो अगर गर्म पानी का इस्तेमाल करेगा तो वो क्या बढ़ सकता है एक्जिमा इससे? बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि जब गर्म पानी ज्यादा बॉडी पर, कभी भी आपको बात गर्म पानी से नहीं लेना। ठीक है, ल्यूकीवार्म वाटर आप यूज करेंगे, नीम गर्म पानी आप यूज करते हैं। ठीक है, वो ठीक है, बिकॉज आप ठंडे पानी से भी डेफिनेटली नहीं नहा सकते, और अगर ठंडे पानी का भी इस्तेमाल करते हैं उससे भी सर्दियों में बॉडी फिर आपकी ड्राई हो जाती है। आप ठंडे पानी को नहीं, आप नीम गर्म पानी का इस्तेमाल रखें नहाने के लिए। जब आप नीम गर्म पानी का इस्तेमाल रखेंगे तो आपकी बॉडी ओवरऑल ड्राई नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप हॉट वाटर यानी गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली वो आपकी बॉडी पे इफेक्ट करेगा और डेफिनेटली आपको ड्राइनेस ज्यादा होगी। और वो एक्जिमा को भी बढ़ा सकता है। एक्जिमा को एक्सैजरेट करता है, बिल्कुल एक्सैजरेट करता है एक्जिमा को। तो फिर इससे बचाव के यही हल है कि आपने एहतियात करनी है, और किस तरह की एहतियात करनी है? मतलब ये जैसे आप बता रही हैं बहुत एक तकलीफ दे मरहला है और तकलीफ दे बीमारी भी है कि आपकी पूरी स्किन जो है इसे इफेक्ट होना शुरू हो जाती है, खासतौर पर सर्दियों में। ऐसे ही है, बिल्कुल। जो लोग एक्जिमा का शिकार हैं उन लोगों के लिए विंटर मतलब एक हम लोग उसे एंजॉय भी करते हैं, बट उन लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है बहुत ज्यादा। तो उसके लिए एहतियात बेहतरीन मैंने आपको यही बताई है कि डेली शावर में आलमंड ऑयल का इस्तेमाल नंबर 1। नंबर 2, जैसे आप शावर कंप्लीट करें, बेहतरीन जो भी मॉइस्चराइजर आपकी बॉडी को सूट करता है वो लगाएं। कोई स्पेसिफिक नहीं, बट जो आपको सूट करता है वो आप जरूर अपनी बॉडी पर अप्लाई करें। हर उस चीज से अवॉइड करें जो आपके एक्जिमा को एक्सैजरेट करेगी। लाइक आपने अगर किसी फूड से एलर्जी, से नट्स हैं, पीनट्स वगैरह, हम लोग बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल हो जाता है सर्दी में ज्यादा,
लेकिन एक्जिमा के पेशेंट को बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स खाने से भी उसकी जो टेंडेंसी है बीमारी की वो बढ़ सकती है। ठीक है। तो इसीलिए हर वो चीज़ जो आपकी बीमारी को, जैसे मछली का खाना, ठीक है, समटाइम लोगों को वीट से भी इवन दो हो जाती है, ठीक है, सोयाबीन से हो जाती है एलर्जी। एक्जिमा के पेशेंट्स को पता होता है, लाइक वो क्योंकि बहुत टाइम से, मोस्टली बचपन से ही सफर कर रहे होते हैं, तो उन्हें अंदाजा होता है कि हम क्या चीज खाते हैं तो हमारी बीमारी ज्यादा एग्जैजरेट हो जाती है। तो वो एहतियात करें हर उस चीज से जो उन्हें एलर्जिक कर रही है, जो उनकी बीमारी को एग्जैजरेट कर रही है। तो उसमें ये खाने की चीजें भी शामिल हैं, एटमॉस्फेयर भी शामिल है, गर्म पानी भी शामिल है, और मॉइस्चराइजर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना इसको कहीं ना कहीं कम कर देता है। और दूसरा डॉक्टर कंवल ये बता दें कि किस एज ग्रुप से ये शुरू होती है, या किसी भी एज में ये हो सकता है एक्जिमा जो है? देखिए, एक्जिमा बाज लोग ऐसे होते हैं जिनकी जीन्स में होता है, जिनकी जेनेटिक्स में होता है, उन्हें बचपन से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी होता है कि जैसे जैसे उनकी स्किन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो वो ज्यादा मसला होता जाता है। नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उनकी एक्जिमा की टेंडेंसी कम होती चली जाती है, बिकॉज सम टाइम उनका इम्यून सिस्टम बूस्ट कर जाता है। उनका इम्यून सिस्टम अगर अच्छी केयर है, अच्छी डाइट है, तो उनका इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाता है। अगर इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाता है तो उससे उन्हें ये फायदा होता है कि उनकी जो बीमारी है वो उससे लड़ने के काबिल हो जाती है, वो कम होती जाती है। तो उम्र के साथ साथ सम टाइम ऐसा होता है, अच्छी हाइजीन, अच्छे एटमॉस्फेयर में, कि कम भी हो जाती है। दूसरा, एक्जिमा के साथ साथ जैसे मैं बात करी थी कि हेयर डैंड्रफ का बहुत ज्यादा मसला होना शुरू हो जाता है, खासतौर पर सर्दियों में। उससे हमें बताइए कि किस तरह हम बच सकते हैं सर्दियों में। डैंड्रफ तो हर किसी को होता है, वो मर्द हो या फिर खवातीन। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगेन मैं यही कहूंगी कि वाटर, आपने जो भी पानी यूज करना है नहाने के लिए, वो वार्म वाटर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि वार्म वाटर आप इस्तेमाल करेंगे, नीम गर्म पानी से सर धोएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सर धोना बंद कर देंगे तो आपकी डैंड्रफ ठीक हो जाएगी। डेली वॉश करने से डैंड्रफ कम होती है। इसे बार बार मैं रिपीट करती हूँ, ऑलमोस्ट अपने हर शो पे रिपीट करती हूँ कि डेली शावर लेने से आप बहुत सारे मसले मसाइल से बच जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये सर्दियों में क्यों ज्यादा बढ़ जाती है? डैंड्रफ इसलिए सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि गर्मियों में हम ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं, सर्दियों में एक तो एटमॉस्फेयर ड्राई, हवा ड्राई चल रही है सारी, ठीक है। उसके बाद आप गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं तो डैंड्रफ एक्सेजरेट हो जाती है। बेसिकली डैंड्रफ एक फंगस है, ठीक है, और वो सर्दियों में आपकी स्कैल्प में ज्यादा ग्रो करती है बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस। तो इसीलिए सर्दियों में वो ज्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज आप सारी चीजें देखिए, वो फैक्टर्स हैं जो उसको एक्सेजरेट करते हैं। तो इसीलिए सर्दियों में बढ़ जाती है। बचने के लिए बेहतर ये है कि आप कोई भी मेडिकेटेड शैम्पू यूज करें और मेडिकेटेड ट्रीटमेंट लें जिनको डैंड्रफ है, क्योंकि डैंड्रफ वालों को बहुत नुकसान पहुंचाती है। बिल्कुल ऐसे डॉक्टर कंवल जवाद हमारे साथ मौजूद थी, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर कंवल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई हैं। और जिस तरह हम बात कर रहे थे एक्जिमा और डैंड्रफ के हवाले से कि इसे किस तरह हम बच सकते हैं, तो आप लोगों ने अपनी जो है स्किन केयर के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। और यहाँ पे मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ जिक्र हो जाए बदलती दुनिया के हवाले से, तो हर गुजरते लम्हे के साथ दुनिया बदल रही है और ट्रेंड्स भी बदलते जा रहे हैं और हमारी ज़रूरियात भी बदलती जा रही है। और ये अमल इतनी तेजी के साथ चल रहा है कि अगर आप उन ट्रेंड्स के साथ नहीं चलेंगे तो दुनिया से बहुत पीछे रह जाएंगे। और ये स्टार्टअप्स और डिजिटलाइजेशन का ज़माना है और हम भी अपने इस सेगमेंट में आपकी मुलाकात ऐसे ही कामयाब पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर से करवाते रहते हैं जो कुछ मुनफरिद और इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर मार्केट में आते हैं और जनाब देखते ही देखते कामयाबी उनका मुकद्दर बन जाती है। और आज हम आपकी मुलाकात भी एक ऐसे ही मेहमान से करवाने जा रहे हैं जो एक डाटा एनालिसिस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट हैं और महज 3 साल पहले उनकी जानिब से शुरू किए जाने वाला जो उनका स्टार्टअप था पाकिस्तान का कामयाब तरीन स्टार्टअप बन चुका है। और वो खुद तो कामयाब हुए ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो दूसरे एंटरप्रेन्योर्स और नौजवानों को कामयाब करने के लिए राह भी हमवार कर रहे हैं। तो उनकी कामयाबी और खिदमात का एतराफ़ करते हुए उन्हें सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा जा चुका है। तो स्टार्टअप का आगाज कैसे करें और उसे कामयाब कैसे बनाएं, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उमैर मजीद हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। उमैर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। उमैर, आप एक अकम्पलिश्ड एंटरप्रेन्योर हैं और आपने जो 3 साल पहले अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट किया और अब वो एक कामयाब तरीन स्टार्टअप बन चुका है। तो मुझे बताइए कि जब कोई स्टार्टअप अपना स्टार्ट करता है
तो उसको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि वो आपकी तरह कामयाब हो जाए और वो थोड़ी ही देर में जो है वो अपना स्टार्टअप जो है जी वो देखें, इसमें बना अगर आप देखते हैं तो जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वो हाँ। दो तरह से काम करती है। ठीक है। एक आपकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं और एक आपकी सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं। ठीक है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में आपके सामने फूड पांडा की एग्जांपल है, एयरलिफ्ट की एग्जांपल है, कि जिनको आप टेक्नोलॉजिकली यूज़ करते हैं। ये फेसबुक की एग्जांपल है और उसके थ्रू आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और दूसरी जो कंपनीज होती हैं वो सर्विस बेस्ड होती हैं कि आप रोजाना कोई ऐसी सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को देते हैं और उसके अगेंस्ट आप उसको चार्ज करते हैं। ठीक है। तो अब आप सबसे पहली चीज़ जो देखनी है कि जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंपनीज हैं वो एक बड़ा लॉन्ग राउट है। लॉन्ग राउट में क्योंकि उसमें एक मोटिवेशन चाहिए, उसके बाद आपके पास सक्सेस गारंटीड नहीं है, आपको एक रेवेन्यू स्ट्रीम चाहिए, ठीक है, और उस प्रोडक्ट के अराउंड मतलब आपको एक मार्केट फिट चाहिए। अक्सर ये होता है कि जो एक आप आइडिया लेके आते हैं वो उस टाइम के लिए तो बड़ा कह लें कि मौजू होता है, लेकिन आपको जब 1 साल या 2 साल लगते हैं उसको बनाने में, उसके बाद वो आउटडेटेड हो चुका होता है। ठीक है। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के अपने चैलेंजेस हैं। सर्विस बेस्ड कंपनीज के अंदर फिर आपको चूंकि यू कैन स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, आपको अगर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपके पास सिर्फ एक मोटिवेशन है, तो आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। तो ये तो पहले एक फंडामेंटल डिफरेंस है। फिर एक और जो चीज़ होती है कि जो चीज़ कामयाबी की तरफ लेके जाती है वो इन प्रोसेसेस को समझना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन एंड टू एंड कैसे चलती है। कि अगर मैं आपको बताता हूँ कि चाहे वो सर्विस बेस्ड कंपनी हो चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, हमारी सॉफ्टवेयर कंपनीज के अंदर तकरीबन 10 डिपार्टमेंट्स मौजूद होते हैं। ओके। ठीक है। अब एक डेवलपमेंट माइंडसेट का जब बंदा आता है, जैसे मैंने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट किया, तो मुझे ये लगता था उस टाइम पे कि जो डेवलपर है सिर्फ वो ही सारा कुछ करता है, बाकी लोग तो उसको मतलब कह लें कि उनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन जब मैं इस साइड पे आया, कंपनी रन की, उससे पहले भी मैंने कुछ कंपनीज के साथ काम किया, तो समझ आया कि वो जो डेवलपमेंट करना है वो सिर्फ 20% ऑफ द पार्ट है। उससे पहले उसके रिक्वायरमेंट फेजेस होते हैं जिसमें आप रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं, उसके बाद फिर आप उसके मतलब मार्केटिंग प्रोडक्ट्स की कर रहे होते हैं, फिर डेवलपमेंट में आपका मैनेजर उसको आपको ब्रेक डाउन करके दे रहा होता है, उसमें छोटा सा पार्ट आप उसको करते हैं डेवलपमेंट का, फिर उसके बाद उसकी QA होती है, उसके बाद उसकी डेवऑप्स होती है, तो कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं। हाँ। लेकिन इवेंचुअली आई थिंक कि ये एक फंडामेंटल जो डिफरेंस है कि लोग बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स में ज़रूर आ रहे हैं, प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट के अगेंस्ट एक कॉन्टिन्यूस इन्वेस्टमेंट चाहिए। ओके। दूसरा राउट ये हो सकता है कि जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि जो सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं उससे आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो कंपनी है अभी सर्विस बेस्ड है, नाउ विद इन दीज 3 years वी हैव जनरेटेड अ पर्टिकुलर रेवेन्यू, और अब हम प्रोडक्ट की तरफ आएंगे क्योंकि अब हमें वो जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, मतलब वो जो फाइनेंशियल उसके ऊपर जितनी भी कह लें कि कॉस्ट आएगी वो हमने पहले ही उसको किया हुआ है, एक्सपीरियंसेस गेन किए हुए हैं। और एक और जो चीज़ होती है सर्विस बेस्ड कंपनी में कि आप किसी और के पैसे पे बेसिकली वो गेन कर रहे होते हैं, अपना एक्सपीरियंस गेन कर रहे होते हैं। तो ये एक डिफरेंस है, और ये आई थिंक कि ये थोड़ा सा लेकिन आपको क्या लगता है बड़ा फैक्टर क्या है जो स्टार्टअप्स अपना स्टार्ट करते हैं लेकिन वो नाकाम हो जाते हैं थोड़ी ही देर में? क्या बड़ी कॉज क्या है? नॉर्मली इसमें ये होता है कि जो फाउंडर्स हैं या तो वो ये समझते हैं कि फौरन डिग्री करेंगे और डिग्री के बाद इस तरफ जाएंगे। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि 10 डिपार्टमेंट्स हैं, मुझे इसकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आई कि मैंने इधर पाकिस्तान के वन ऑफ द बिगेस्ट सॉफ्टवेयर हाउस में काम किया फॉर लाइक एक साल के लिए। ठीक है। जब मैं उसका पार्ट बना तो फिर मुझे समझ आई कि अच्छा ह्यूमन रिसोर्स फैक्टर क्या होता है, जो सैलरी आती है उसकी खुशी क्या होती है, अगर आपका बॉस आपको जो अप्रेजल देता है वो किस क्राइटेरियाज की बेस पे दे रहा होता है, उसमें आपकी सॉफ्ट स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो फंडामेंटल जो एक चीज़ मुझे लगता है कि मिसिंग है वो ये कि ग्रेजुएट को प्रोसेसेस का आइडिया नहीं है। ठीक है। ठीक है। या वो एक स्पेसिफिक चीज़ के अंदर तो माहिर होता है, फॉर एग्जांपल अगर मार्केटिंग का माहिर है तो वो मार्केटिंग पे तो पैसा लगा देगा, लेकिन ऑन दी अदर साइड उसका प्रोडक्ट उस काबिल नहीं होगा। तो जब भी लोग आते हैं तो वो प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं होगा, या फिर प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा और उसको मार्केटिंग नहीं करनी आती होगी, तो वो प्रोडक्ट जो है मैसेज तक पहुंचा नहीं होगा। तो ये एक फंडामेंटल इशू है जिसकी वजह से हम ये मतलब अपना कुछ भी स्टार्ट करने से पहले, अपना स्टार्टअप स्टार्ट करने से पहले उसका एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप ग्रेजुएट हुए हैं तो आप रातों रात अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, पहले एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। दूसरा, पाकिस्तान में अगर अपने स्टार्टअप स्टार्ट करना है या एंटरप्रेन्योर बनना है तो लोगों को किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, कौन से अभी भी चीज़ों में हम लैग कर रहे हैं? देखिए मेरे ख्याल में ये एक शायद क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन है वो हम लोगों की है। ठीक है। ये तो उसमें एक जो फंडामेंटल इशू जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये कि थोड़ी सी जल्दबाजी है। ठीक है। एक तो लोगों को ओवरनाइट सक्सेस का ज़रा ज़्यादा वो है, तो कुछ ऐसी हैं कि हमारे पास कोई ऐसी चीज़ें भी आई हैं जिसकी वजह से लोग फेम में आए हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक मीम वायरल होती है तो लोग सेलिब्रिटीज़ भी बन रहे हैं, तो लेकिन उसमें मतलब कोई बुराई नहीं है। इवेंचुअली चीज़ ये है कि उसकी वजह से लोग फिर बहुत ज़्यादा उस पाथ में आ जाते हैं कि हमारा भी कोई ऐसा जो है वो लगेगा। लेकिन एक जो गारंटीड सक्सेस है वो एक लॉन्गर आउट में ज़रूर है कि अगर आप एक कॉन्टीन्यूस एफर्ट करते हैं, कंसिस्टेंट एफर्ट करते हैं तो आपको कामयाबी मिलनी है। लेकिन लोग एक अनसर्टेन कामयाबी के पीछे भाग रहे हैं कि जिसमें उनको लगता है कि बस अभी कोई तुक्का लगेगा और हम जो है ओवरनाइट कुछ ना कुछ अचीव कर लेंगे। ठीक है। तो एक ये स्पेसिफिक इशू मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है। क्योंकि जो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं। ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि ये ऐसी है कि जैसे आपने पहाड़ पे चढ़ना है,
जब भी आप स्ट्रेट चढ़ने की कोशिश करेंगे ना तो आप स्लिप करेंगे, और स्लिप करेंगे तो फिर आप गिरेंगे और उसमें आपकी टांगे भी टूट सकती हैं, आप जान से भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इवेंचुअली ये आपको ऊपर नीचे मतलब इट्स अ वेरी जिगजैग राउट। कभी आपको ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो आपकी तबीयत नागवार गुजरते हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को सेटअप किया हुआ है। ठीक है, अगर मैं एक हफ्ता नहीं भी ऑफिस जाऊंगा तो मेरा ऑफिस अपने ऑन पे चलता है। हाँ, वो चलता रहेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेसेस की समझ जो है वो मुझे ऑन अ बिगर पर्सपेक्टिव लोगों को मुझे ये लगता है कि प्रोसेसेस की समझ नहीं है। लोग उसको वन मैन शो बनाने की ज़्यादा कोशिशों में होते हैं, जिसकी वजह से वो उनको कुछ होता है, वो बीमार होते हैं, आगे पीछे होते हैं, तो लोग फिर उसके बाद उनके प्रोसेसेस फेल हो जाते हैं और उनके स्टार्टअप्स जो हैं वो डिक्लाइन की तरफ जाते हैं। और जैसे आपने मैं अगर बताऊं तो आपने जैसे डेटा एनालिसिस में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये फील्ड को चूज़ किया है, तो क्यों चूज़ किया है? मतलब सबसे पहले तो मुझे ये बताएं। दूसरा, पाकिस्तान में आपको क्या लगता है इसका जो फ्यूचर है वो कितना ज़्यादा है? देखें, कुछ चीज़ें आपको वैसे फैसिनेट कर रही होती हैं कि जैसे आप एलन मस्क को देखें और उसकी जब आप ट्वीट्स देखते हैं और फिर आप सेल्फ ड्राइविंग कार्स देखते हैं, फिर आप इसके यूज़ केसेस अगर देखें कि जैसे अब आपकी सारी चीज़ें ऑटोमेशन की तरफ जा रही हैं। आप कह लेंगे अगर दुबई वगैरह में आप कहीं पे भी जाते हैं तो आप देखते हैं कि सारी चीज़ें तकरीबन ऑटोमेट है, वन विंडो सोल्यूशन हर चीज़ों के। तो पाकिस्तान के अंदर भी वो सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो मुझे जो जिस चीज़ ने ज़्यादा फैसिनेट किया वो इसमें जैसे अभी आप कह लेंगे विद इन फाइनल ईयर प्रोजेक्ट डिग्री के मैंने एक प्रोडक्ट बनाया था जिसमें आप सर्च थ्रू इमेज कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर मुझे आपका ये सूट पसंद आ रहा है तो मैं इसकी पिक्चर बनाऊँ और मैं अपने पोर्टल के ऊपर डालूँ तो मुझे इससे मिलते जुलते जिस भी ब्रांड के ऊपर ये सूट हैं। ठीक है, तो मैं अब ये कहाँ से ये आइडिया आया, ये तो से आया कि फॉर एग्जांपल शादियों पे जो फीमेल्स जाती हैं वो एक दूसरे को देख के वो ये नहीं पूछ पाती कि कितने का था लिया है, कहाँ से लिया। ठीक है, तो वो उसमें अक्सर ये होता है कि वो 7 तस्वीर बनवा ली, उसमें से फिर क्रॉप किया और वो तो वो इस तरह की चीज़ें की जो रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी। फिर उसके अलावा फील्ड क्योंकि बूम पे है। अच्छा, एक और जो मज़ेदार चीज़ है कि जब डाटा जहाँ पे आता है तो अगर वो बैंकिंग का डाटा है तो हम बैंकर बन जाते हैं। अगर वो मीडिया चैनल्स का डाटा होगा तो हम शायद मीडिया एनालिस्ट बन जाएंगे। अगर वो एडवर्टीजमेंट का डाटा होगा तो हमको मार्केटिंग के एक्सपर्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो हमारी फील्ड बेसिकली हर एक के साथ कंप्लीमेंट करती है क्योंकि हम बात करते हैं डाटा के ऊपर। ठीक है, तो एक तो सबसे जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगती थी इस फील्ड की वो ये थी। दूसरा, आपने सवाल किया कि फ्यूचर इसका क्या देखें। फ्यूचर डेफिनेटली एआई और एमएल की तरफ ही चीज़ें जा रही हैं, ऑटोमेशन की तरफ जा रही हैं, जिसको हम आरपीए रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन भी कहते हैं अपनी टर्मिनोलॉजी में। विद इन पाकिस्तान थोड़े से चैलेंजेस अभी ज़रूर हैं क्योंकि एक जो और चीज़ समझने की है कि ये एआई और जो मशीन लर्निंग है ये बाय प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, ये कंप्लीट प्रोडक्ट्स नहीं है। कंप्लीट प्रोडक्ट्स से मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप यूट्यूब देखती हैं तो यूट्यूब में जो सर्चिंग है और बाकी सारी चीज़ें हैं वो एक फुल स्टैक डेवलपमेंट है और उसके अंदर जो आपकी पसंद के जो गाने आ रहे होते हैं वो AIML है। ठीक है, तो हो सकता है कि आज से 3 साल 4 साल पहले जब वो नहीं भी थे तब भी यूट्यूब चलती थी, अब वो आए तो वो ईजी बना रही है। तो मेजोरिटी जो दुनिया है वो उसमें आप कह लें कि 70% 80% लोग तो अभी मस्ट हैव्स की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ये जो चीज़ें ये नाइस टू हैव्स हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास रिलेटिवली जो टारगेट ऑडियंस है वो थोड़ी सी कम है, मतलब वो बड़ी स्पेसिफिक नीश के लोग हैं जो आपके साथ इस फील्ड में जुड़ते हैं। इसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ ओवरऑल दुनिया के अंदर मतलब एक्सपैंड हो रही हैं क्योंकि दुनिया ओवरऑल तरक्की कर रही है और पाकिस्तान के अंदर उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी आप कह लें कि नज़र आ रही होती है। हाँ, तो वो विद आई थिंक नेक्स्ट 3-4 इयर्स के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज अनफोल्ड होंगी। और जैसे उमर आपको अवार्ड भी मिला है डायनामिक एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का सदर ममलिकत से, तो कैसा फील हुआ कि आपने इतनी कामयाब जो अपनी जर्नी गुजारी और उसके बाद आपको अवार्ड? देखिए, मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें ऐसी क्योंकि मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ तो वो होता ही है कि हम काम कर रहे होते हैं और हमें मतलब जब किस तरह की रिकग्निशन मिल रही होती है तो वो एक डबल आपको इंडोर्स करती है क्योंकि विद इन 3 इयर्स अल्हम्दुलिल्लाह 50+ हमने टीम को साइज को लेके गए, फिर रेवेन्यू में जितना कंट्रीब्यूट किया तो उससे नज़र आता है कि अच्छा वी आर डूइंग समथिंग गुड। क्योंकि इस पे मुझे स्टीव जॉब्स की एक क्योंकि मैं उनको इंटरव्यू सुन रहा था तो उनकी एक कहावत याद आई कि कहते हैं कि अगर आप किसी से भी पूछेंगे ना कि जापानीज़ प्रोडक्ट लेंगे कि अमेरिकन प्रोडक्ट्स लेंगे, ठीक है, तो वो कहेगा जापानीज़ प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम सबके घर में नेशनल की स्त्री शायद होगी। उसकी वजह यह है कि वो अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो एक दफ़ा जब उनके प्रोडक्ट के ऊपर कोई बंदा मतलब देता है ना तो उसके बाद वो उसका फ़ैन हो जाता है। ऑन दी अदर साइड अमेरिकन कंपनीज अपनी मार्केटिंग के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, और वो लेकिन ये जो मार्केटिंग के ऊपर इन्वेस्ट है उसके बाद एक दफ़ा आपके पास कस्टमर आता है लेकिन वो सिर्फ 1 वीक के लिए आता है। उसके आगे जो आपसे के साथ रिटेन रहेगा वो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर रहेगा, आपके प्रोडक्ट के ऊपर रहेगा और इन सारी चीज़ों के ऊपर रहेगा। तो हमने एज एन ऑर्गेनाइजेशन पहले अपने प्रोडक्ट के ऊपर काम किया था। ठीक है, हमने अपनी बेसिस को सेट किया था और जब इस तरह की रिकग्निशन मिली तो वो डेफिनेटली वो एक इंडोर्समेंट हुई हमारे लिए। और जब उसके बाद हमें मतलब मजीद एक्नॉलेजमेंट्स मिली हैं तो जब लोगों ने देखा कि अच्छा वाकई ये तो ऑन द बैक एंड मतलब ऑफिस से लेके टीम स्ट्रक्चर से लेके दे हैव डन अ गुड जॉब, तो आई थिंक वो एक इंडोर्समेंट भी हुई और वो एक अच्छी इस तरह से है कि इट्स ऑलवेज पॉजिटिव
जब भी इस तरह की एक्नॉलेजमेंट्स मिलती है ऑन अ कंट्री लेवल, ये आपको बड़ा मतलब मोरल बूस्ट करती है। अभी उसी के अंदर बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही आई है। एम जस्ट डूइंग वन लास्ट थिंग जी, जी। कि उसी के फिर अगेंस्ट मैंने एक एंटिटी रजिस्टर की टेक्नीशियन के नाम से। ओके। टेक्नीशियन का पर्पस जो है वो करियर काउंसलिंग ही है कि अगर मैं इधर तक पहुंच सकता हूँ 25 साल की बाकी एज भी में, और तो बाकी भी हैं। और उसके लिए हम पहुंच जनूबी सकते हैं। पंजाब के अंदर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको बहावलपुर के अंदर जो है वो अराउंड जीप लरी लेके जा रहा हूँ। ठीक है। 2 डे कॉन्फ्रेंस है, उसमें ये सारी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं कि कैसे उधर के लोग भी जो है वो एम्पावर हो सकते हैं। थैंक यू। उमैर मजीद हमारे साथ मौजूद है, एंटरप्रेन्योर है। उमैर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और बेस्ट ऑफ लक कि आप ये जो नया वेंचर शुरू करने जा रहे हैं इसमें आप कामयाब हों और आपकी तरह बाकी भी जो लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी में और फ्यूचर को सक्सेसफुल बना सके। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, सेगमेंट है ये हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल डिस्कस करते हैं जो हर गुजरते दिन के साथ कम होने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे जैसे लाहौर की आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे लाहौर के बासियों के मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। तो लाहौर की शनाख्त को बरकरार रखने के लिए उसकी आबादी के फैलाव को रोकना निहायत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि जिस रफ्तार से ज़रई ज़मीनें रिहायशी मंसूबों में तब्दील हो रही थी, आने वाले सालों में ग़ज़ाई किल्लत का सामना करना पड़ सकता था हम सबको। और वज़ीर आज़म इमरान खान इस खतरे से कई सालों से आगाह भी कर रहे हैं और इसलिए अब लाहौर की आबादी के फैलाव को रोकने के लिए दुबई की तर्ज पर एक शहर बसाने की तैयारियां की जा रही है। ये माहौल दोस्त शहर दरियाए रावी के किनारे बसाया जाएगा, जिसमें कसीरुल मंजिला इमारतें बनाई जाएंगी और उस मंसूबे पर बड़ी तेजी के साथ हम काम भी जारी होते हुए देख रहे हैं। और इस मंसूबे को तेजी के साथ मुकम्मल करने के लिए रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी भी बनाई गई है। और इस मंसूबे के खदोखाल क्या है, कौन कौन सी सहूलियात मैसर की जाएंगी और इस मंसूबे को माहौल दोस्त करार दिया जा रहा है, इसकी क्या वजह है, इन सब मामलात पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है काशिफ कुरैशी हैं, तर्जुमान है रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के। सर, मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू मुनीबा, आई एम रियली गुड। सर, जैसे अभी मैं बता रही थी कि इस रावी अर्बन डेवलपमेंट जो है इस पे काम कर रही है और इसका जो फेज़ 1 है उसका भी आगाज़ हो चुका है। तो हमें बताइएगा कि कब तक ये मुकम्मल हो जाएगा और दुबई की तर्ज पर एक नया शहर बसाया जा रहा है, तो रावी के किन एतराफ़ पर जो है इसको बसाया जाएगा? तो देखिए, रावी जो रिवर है इसको हम वर्ल्ड का लार्जेस्ट वाटर फ्रंट डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है। और हम क्लेम करेंगे 46 किलोमीटर, इससे बड़ा दुनिया में वाटर फ्रंट कोई नहीं है। इसकी स्टार्टिंग पॉइंट जो है लाहौर मोटरवे के पास एक साइफन जो है साइड से इंडिया की तरफ से आता है, वहां से इसका प्रोजेक्ट स्टार्ट है, ठीक है। जो कि रिवर को हम ट्रीट कर रहे हैं और इट कम्स बैक टू लाहौर टूवर्ड्स लाहौर साइड। ठीक है। और तकरीबन ये 412 किलोमीटर का एरिया है। इसमें फेज 1 जिसका आपने मेरे से पूछा वो तकरीबन 44,000 एकड़ के बराबर है। ओके। और टोटल प्रोजेक्ट इज एक्चुअली मोर देन इस्लामाबाद, लार्जर देन इस्लामाबाद। तो इस वन ऑफ दोज लार्जेस्ट प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान, जो कि इससे पहले कभी प्लान सिटीज इस तरह की नहीं बनी और ग्रीन सिटीज इससे पहले कोई नहीं बनी। जो फेज 1 का आप पूछ रहे हैं, आई थिंक इट्स गोना टेक एटलीस्ट आई थिंक 5 to 7 years टाइम्स के खदोखाल आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है। तो 10 सालों में इसकी पूरी शक्ल आपके सामने निकल के आ जाएगी। तो अभी क्या सिर्फ डॉक्यूमेंटेशंस मुकम्मल की हैं और क्या जो पेपर वर्क होता है सिर्फ वो मुकम्मल हुआ है? नहीं, इसका पहला जो प्रोजेक्ट का जो फर्स्ट जो पार्ट है जोन, जिसको हम सैफायर बे कहते हैं, वो ऑलरेडी अवार्ड हो चुका है। ठीक है। और वो एक पाकिस्तान का एक लार्जेस्ट कंसोर्टियम है और एक ग्लोबल उसमें सऊदी ब्रांड भी है, वो भी शामिल है। उन लोगों ने हमसे लिया है और इसका प्रोजेक्ट का बिल्कुल बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें मुझे बताइए सर कि ये सिर्फ रेजिडेंशियल एरिया होगा या वहाँ पर उसको ऑफिसेज भी बनाए जाएंगे या और भी चीज़ें वहाँ पर होंगी? तो इसमें तकरीबन 60% जो है रेजिडेंशियल है और 40% डिफरेंट दूसरे कंपोनेंट्स हैं। इसमें आप एंटरटेनमेंट सिटी से लेके मेडिकल सिटी, एजुकेशन सिटी, कमर्शियल सिटी और गवर्नमेंट सिटी भी है। तो इट इज़ नॉट ओनली द रेजिडेंशियल बट इट इज़ ओनली लाइक इट, बहुत सारे और भी कंपोनेंट्स होंगे जो कि इसका पार्ट होंगे। तो किस तरह की बिल्डिंग्स जो है वो किस तरह प्लान आउट किया गया है, बनाई जाएंगी, घर किस तरह के बनाए जाएंगे वहाँ पर? रेजिडेंशियल कंपोनेंट की अगर बात करें तो इसमें मुख्तलिफ विलाज हैं, 10 मरले से लेके 1 कनाल से लेके और मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स होंगे जो कि जो वो होंगे घर होंगे। इसके अलावा जो हाई राइज बिल्डिंग्स है, मिड राइज बिल्डिंग है, वो भी इसमें होंगी। तो मिक्स कमर्शियल, मिक्स डेवलपमेंट, मिक्स अर्बन डेवलपमेंट होगी और ग्रीन कंपोनेंट्स सोसाइटी होगी। प्लस इसके अलावा रेजिडेंशियल के अलावा बाकी मैंने आपको अर्ज किया कि बाकी तमाम कंपोनेंट्स भी होंगे इसमें। तो इस शहर को बसाने के लिए हमें फंड्स के वाले से बताइए, वो आपको गवर्नमेंट दे रही है या और भी आपके पार्टनर्स हैं जो इसमें फंडिंग कर रहे हैं? नहीं, इसमें गवर्नमेंट हमें बिल्कुल भी फंडिंग कर रही है। ये प्योरली सेल्फ सस्टेन प्रोजेक्ट है। इसमें होता ये है कि हम एक प्रोजेक्ट हम बनाते हैं
उसको हम स्पॉन्सर्स के लिए ऑब्वियसली मार्केट करते हैं, और फिर उसके बाद हमारे पास इन्वेस्टर्स आते हैं, वो लोकली भी हो सकते हैं और ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, और वो आके उस प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं हमारे लिए, और उसके जो सेल्स प्रोसीड्स होते हैं वो हमें वापस मिलते हैं, और उससे आगे फिर हम फर्दर जो उसकी डेवलपमेंट करते हैं, जिसमें रिवर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, और बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हम करते हैं। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट आपको 1 रुपया भी नहीं देगी? गवर्नमेंट इसमें कोई नहीं, कंप्लीटली सेल्फ सस्टेन प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये आप अपने तौर पर ही बना रहे हैं, और बाकी भी और जो पार्टनर्स गवर्नमेंट की हैं, पूरी उसमें स्पॉन्सरशिप है, गवर्नमेंट का है। पूरा इसमें तमाम किस्म की सपोर्ट ऑब्वियसली है, एंड वी आर द गवर्नमेंट अथॉरिटी। एग्जैक्टली। इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है, बट फंडिंग के हवाले से जहाँ तक बात करें तो वो हम कंप्लीटली सेल्फ सस्टेन्ड हैं, हम उसको खुद मैनेज करते हैं। और जैसे हम देखते हैं कि दुबई बड़ा महंगा एक शहर समझा जाता है, तो जब ये दुबई की तर्ज पर बन जाएगा तो क्या ये भी शहर एक महंगा तरीन होगा? नहीं, इस प्रोजेक्ट का सबसे ब्यूटी यही है कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। इसमें आपको हाई एंड किस्म की प्रॉपर्टीज भी मिलेंगी, बट जो मिड और लो जो साइड की प्रॉपर्टीज वो भी मिलेंगी, और वो हर किस्म की जो इनकम ग्रुप्स हैं वो इसको परचेज कर सकेंगे। तो ये ऐसा हरगिज भी नहीं, ये इंप्रेशन थोड़ा सा गलत है कि ये सिर्फ एक सर्टन जो कैटेगरी है उनके लिए बनाया गया, तो इस तरह नहीं है। और इसमें नया पाकिस्तान जो है, जो प्रोजेक्ट प्राइम मिनिस्टर साहब का जो है, वो भी उसके कंपोनेंट्स भी इसमें होंगे, जो तो इसके लिए मतलब ये काफी हर किस्म की कैटेगरी के लिए होगा। मतलब ये लोगों के लिए अफोर्डेबल होगा, ये नहीं है कि सिर्फ एक ही जो कैटेगरी है हमारी अपर क्लास वो ही इसको अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी मुख्तलिफ सेगमेंटेशन हुई है, और मुख्तलिफ अच्छा। इनकम ग्रुप के जो लोग होंगे तमाम के तमाम इसको परचेज कर सकते हैं। लेकिन जो इसकी इन्वेस्टमेंट है, जैसे हम दुबई की बात करें, दुबई की तर्ज का ही बन रहा है, तो क्या ये बैरून मुल्क से ही ज्यादातर इन्वेस्टमेंट आएगी इसकी? क्या लगता है आपको? नहीं, जिस तरह पहला प्रोजेक्ट मैंने बताया आपको, वो इटसेल्फ शो करता है कि पाकिस्तान के टॉप 12 बिजनेस हाउसेज ने इसमें एंगेज किया है। अच्छा। तो लोकल ही ग्रुप्स हैं, और एक जो है ना बाहर का ग्रुप है जिसने इसमें इन्वेस्ट किया है। तो ये हरगिज भी ऐसा नहीं है कि बाकी लोकल ग्रुप्स नहीं आएंगे, हमने उनका कॉन्फिडेंस पहले लिया है, उसके बेसिस पर फिर हम बाहर गए, और अब हम ग्लोबल इन्वेस्टर्स को भी एंगेज कर रहे हैं। इसको ना कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दी लोकल इन्वेस्टर्स एज वेल एज दी फॉरेन इन्वेस्टर्स, दोनों लोग आएंगे, और ऑब्वियसली इसकी इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंगली होगी। ठीक है, ये तो आप बड़ा अच्छा एक काम कर रहे हैं कि एक दुबई की तर्ज पर एक शहर बना रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो रही है इस पे, माहौलियात के हवाले से बहुत ज़्यादा इस पे तनकीद होती है कि पहले ही हमारा जो शहर लाहौर है वो बहुत सारे मसाइल का शिकार है, और जो ज़रई ज़मीनें हैं वो कम होती जा रही हैं, उन पर जो है तामीरात शुरू हो जाती हैं। तो इस हवाले से क्या कहते हैं आप, इसमें कितनी हकीकत है? और इस मंसूबे के बाद ख़ासतौर पर कहा जा रहा है कि जो फूड इनसिक्योरिटी के हवाले से हमारे मसाइल हैं वो मज़ीद बढ़ जाएंगे, इस पे क्या देखिए, कहेंगे आप? 2-3 चीजें हैं इसकी। हाँ। पहली बात तो ये है कि लाहौर के जो चैलेंजेस हैं उसमें पोल्यूशन के चैलेंजेस हैं, उसमें कंजेशन के चैलेंजेस हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस हैं। हाँ। जब तक हम ऑल्टरनेटिव एक ऑप्शन नहीं देंगे और अर्बन शिफ्ट होता रहेगा तो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ते जाएंगे। इस टाइम लाहौर को एज ए शहर और पंजाब को ऑब्वियसली एज ए प्रोविंस एज वेल एक प्रॉपर अर्बन प्लान शहर चाहिए, अच्छा, जो कि इस शिफ्ट को अब्सॉर्ब कर सके और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के और कंजेशन के प्रॉब्लम हो रहे हैं उसको एड्रेस कर सके। तो इसके लिए जरूरत इस अमर की है कि बजाय लाहौर को ही आप ओवरलोड करते चले जाएं, इसके एडजेसेंट एरिया में आप कोई और डेवलप सिटी बनाएं। अब जो ऑलरेडी एरिया जिसको हम कहते हैं कि जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड है, वहां पे तकरीबन 25 to 30% ऑलरेडी वहां पे कॉलोनीज आ चुकी हैं, जो कि कम्प्लीटली अनप्लैंड है। जब वो अनप्लैंड होंगी तो ज़ाहिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक अवेलेबल नहीं होगा और जो लोड ऑलरेडी है वो और बढ़ जाएगा। तो इसका मकसद ये है कि हमने ये जो प्लान सिटी बनाई है वो उन्हीं प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए। तीसरी जो चीज आपने ग्रीन की भी बात की, तो देखें हमने इस टाइम जो लाहौर में ग्रीन कवर है वो हार्डली 2 से 3% है, बल्कि इससे भी कम है। विद दिस प्रोजेक्ट वी आर क्लेमिंग के 12 से 13% का ग्रीन कवर हम प्रोवाइड करेंगे। अच्छा। और हर कंपोनेंट को अगर आप मजीद डिटेल में देखेंगे तो हर कंपोनेंट में मैंडेट किया हमने स्पॉन्सर्स को और इन्वेस्टर्स को 13% ग्रीन कवर दें। अच्छा। उससे आपका जो लाहौर का जो ग्रीन कवर है वो ओवरऑल काफी बेहतर हो जाएगा और जो पोल्यूशन के जो प्रॉब्लम्स है वो भी काफी एड्रेस हो रहे होंगे। और आखिरी बात ये कि हम रिवर को ट्रीट कर रहे हैं, पानी में पानी बिल्कुल लाहौर में पानी बिल्कुल डिप्लीट होता जा रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है ना जी? एग्जैक्टली, हाँ, उस गंदा वजह से- नाला कह लें कि नाला आप कह लें। जो है ना रावी हमारा गंदा नाला जो है वो अब वो उसकी सूरत इख्तियार कर चुका है। जी जी जी। हाँ। और टेबल जो है बहुत नीचे चला गया पानी का। Exactly. तो 5 साल डाउन द लाइन हमारे पास पानी वैसे ही नहीं होगा। तो ये जो है प्रोजेक्ट रावी को जब हम कंप्लीटली रिवाइटलाइज करेंगे तो रिवर भी वापस आएगा और वो उसको हम रिचार्ज करेंगे। तो उससे क्या होगा कि पानी भी मिल रहा होगा, प्लस हमें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और एनवायरमेंट फ्रेंडली जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो भी इसके साथ आएंगे। तो ये रादर कुछ लोगों का मिसपरसेप्शन है कि एनवायरमेंट या उसके अगेंस्ट है। मेरे नजदीक ये प्रोजेक्ट कंप्लीटली एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, ग्रीन कवर को बढ़ा रहा है
और आपकी रावी के पानी को बहाल कर रहा है, ठीक। और जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और बाकी जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो इसका पार्ट हैं, तो वो आपके तमाम के मसलों को बेहतर तौर से हल कर रहा होगा। लेकिन जैसे सर आपने भी कहा कि रावी जो है एक खतरनाक हो चुका है, या उसको कह ले कि गंदे नाले की शक्ल जो है इख्तियार कर चुका है, और उसके बाद उसके एतराफ पे ये शहर बसाना, तो आपको नहीं लगता कि ज्यादा उसकी कंडीशन खराब कर देगा? लेकिन मेरी बात, या अगले उसको 5 आलूदा सालों कर देगा? में अगले 5 सालों में अगर अनप्लान इसी तरह कॉलोनीज बनती रही, हाँ। तो वो तो वैसे ही खराब होना है। जो आज आपके पास एरिया अवेलेबल है तो वो भी पोल्यूटेड हो जाएगा। तो बजाय उसके बेहतर ये है कि हम प्रॉपर एक प्लान सिटी बनाएं जिसमें ग्रीन कवर हो, जिसमें एटमॉस्फेरिक जितने भी चैलेंजेस हैं उनको भी हम एड्रेस कर रहे हो, बजाय ये कि हम किसी को भी अलाउ करें और वो अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से बनाना शुरू करें। तो गवर्नमेंट ऑब्वियसली इसकी पूरी ऑनरशिप ले रही है कि वो कम्प्लीटली प्लान सिटीज होंगी, और कम्प्लीटली उसको जो है ना, जितने भी जो इंटरनेशनल कंसोर्टियम होंगे या लोकल कंसोर्टियम होंगे, वो एज पर हमारे बाय लॉज, जो गवर्नमेंटल के बाय लॉज होते हैं, उनको एड्रेस करते हुए बनाएंगे। तो ज़ाहिर उससे वो कम्प्लीटली प्लान होगा और तमाम प्रॉब्लम्स उसको हम उसका इदराक होगा हमें, और उसके अकॉर्डिंगली हमने उसको मैनेज करना। मतलब ये देखा जाएगा कि यहाँ पर तमाम तो जितनी भी हमारी बुनियादी सिविक फैसिलिटीज होंगी वो हमें यहाँ पर मौजूद होंगी, जो हमें बड़ी बड़ी सोसाइटीज में, बड़ी बड़ी जगहों पे मिलती हैं, और जो हमारे अंदरून शहर में नहीं है। लेकिन जो बायलॉज है ना, वो तमाम इन चीजों को एड्रेस करेंगे। जितनी भी सिविक सोसाइटीज हैं, सिविक फैसिलिटीज जितनी हैं, हाँ जी। वो ऑब्वियसली इसमें अकाउंटेड फॉर हैं, और जितने भी इन्वेस्टर्स आएंगे उनको मैंडेट किया जाएगा कि वो उन तमाम बायलॉज को फॉलो करें, और उससे वो तमाम चीजें एड्रेस हो रही होंगी। जो भी वहाँ पे हैबिटेंट्स होंगे जो तकरीबन 8 से 10 मिलियन के बराबर होंगे, वो जाहिर सी बात है उसको मैनेज हो रहा होगा। वो अब बिल्कुल रेस्ट अश्योर कि वो तमाम चीजें अकाउंटेड फॉर हैं और प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड और प्रॉपर इस मैनर में चलेगा। क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो लाहौर है वो कंक्रीट का जंगल है, उसको कहा जाता है, ग्रीनरी हमें कहीं पर भी नजर नहीं आती। तो अगर इस तरह के जो प्रोजेक्ट आते जाएंगे और उन पर काम नहीं किया जाएगा, ग्रीनरी को बढ़ाया नहीं जाएगा, तो मेरे ख्याल से हम लोग फिर जो माहौलियात के हवाले से बात करते हैं, फिर वो करनी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि माहौल ही हमारा सही नहीं हो रहा। तो अब मुझे बताइए कि लोगों के हवाले से लोगों ने इस पे किस रिस्पांस किया कि जब उनको पता चला? देखिए, रिसेंटली हमने एक खुद प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है चाहर बाग के नाम से, और इसमें बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया है। तो वो दैट गिव्स अस वेरी क्लियर इंडिकेशन कि लोगों का इसमें बहुत ज्यादा एपेटाइट है। उसके अलावा जितने भी हम मुख्तलिफ जो हमारे मीडिया हैं उनको हमने एड्रेस किया है, लोगों से बातचीत की है, तो हमें बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। क्योंकि देखें, इसका जो इंसेप्शन पॉइंट है ना, वो एनवायरमेंट है। ठीक है, रावी को रिवाइटलाइज करना है, रिवर को रिवाइटलाइज करना है, एनवायरमेंट के एड्रेसेस इश्यूज को चैलेंज को एड्रेस करना है, हमने कंजेशन के चैलेंजेस को एड्रेस करना है। तो आप इनको जब ओवरऑल एक होलिस्टिक पिक्चर में देखते हैं तो एक्चुअली ये माहौल दोस्त प्रोजेक्ट है। और जिस तरह ग्रीन कवर का मैंने आपको जिक्र किया, उसको भी हम एड्रेस कर रहे हैं। आप देखिए कि रकजोक फॉरेस्ट का अगर आपने सुना, उसको हमने कंप्लीटली रिवाइटलाइज किया है, उसको मैनेज कर रहे हैं। वापस प्राइम मिनिस्टर साहब खुद तशरीफ लाए थे, इनॉग्रेट किया है, उसको उस ग्रीन कवर को हम मजीद वहाँ पे बेहतर कर रहे हैं। और मुझे दूसरा बताइए कि लोग क्या वहाँ पर प्लॉट वगैरह लेना शुरू कर दिए, मतलब दरखास्तें, उनकी एप्लीकेशंस आना शुरू हो गई हैं क्या? जो हमने चाहर बाग का मैंने जिक्र किया, वहाँ पे आई थिंक विद इन 2 days हमें तकरीबन ओवर 5000 एप्लीकेशंस आई हैं ऑलरेडी लोगों की। तो लोगों के डेफिनेटली इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। तो क्या प्रोसीजर क्या है इसका, अगर लोगों ने एप्लीकेशंस देनी है प्लॉट के लिए? तो उसका पूरा प्रोसीजर हमने बनाया हुआ है। ऑब्वियसली हम इसकी फुल लॉन्च करेंगे। हमने प्री सेल शुरू की है, जिसमें लोगों का इंटरेस्ट हम देखना चाह रहे थे। वो ऑब्वियसली बहुत ओवरवेलमिंग है, और विद इन अ मंथ्स टाइम हम इसको प्रॉपर लॉन्च करेंगे। और उसकी प्रोसेसिंग जो है ना, पूरी प्रोसेसिंग होगी, और जो भी नंबर ऑफ प्लॉट्स होंगे उस पर इवेंचुअली बैलेटिंग होगी। लेकिन क्या ये किसी वेबसाइट के जरिए होगी या ऑफिसेज बनाए जाएंगे, वहाँ पर लोग जाके कर सकते हैं अप्लाई? नहीं, रूडा का अपना वेबसाइट भी है। अच्छा। उसके ऊपर हम उसको होस्ट करेंगे। उसकी वेबसाइट पे इसकी तमाम एप्लीकेशन वगैरह वहीं से हो रही होंगी। प्लस जो रेलेवेंट बैंक्स हैं वहाँ पे भी एप्लीकेशन फॉर्म्स अवेलेबल होंगे, और लोग वहाँ पे आके वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म अक्वायर करके उसको वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और ये कब से? 1 महीने बाद से शुरू हो रही है? 1 महीने ऑनवर्ड से शुरू हो जाएगा। हमने ऑलरेडी एडवर्टाइज शुरू कर दिया है इसको, बट 1 महीने के बाद इसको हम प्रॉपर फुली लॉन्च करेंगे। प्रॉपरली जो है फुली लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है जनाब, काशिफ कुरैशी हमारे साथ मौजूद है, तर्जुमान रूडा। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं, और जो नया शहर बसाया जा रहा है, बसाने की तैयारियाँ शुरू कर ली गई हैं रावी किनारे। उस हवाले से हमने बात की है कि क्या क्या हमें वहाँ पर फैसिलिटीज़ मिलेंगी, कैसे जो नया शहर बसाया जाएगा, तैयारियां किस तरह की चल रही हैं, उस हवाले से हमने इस सेगमेंट में बात की है। और इसी नोट पे हम भी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। आपने कहीं नहीं जाना है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए आर्ट और आर्टिस्ट की, तो फनून लतीफ़ा किसी भी माशरे की तरक्की, उसकी सकाफत और पहचान में निहायत ही अहम किरदार अदा करता है। तहजीबें अपने आर्ट और फ़न के ज़रिए तारीख़ के पन्नों में जिंदा रहती हैं, लेकिन हमारे यहाँ फ़नून लतीफ़ा की प्रिजर्वेशन और तरवीज के लिए कोई ख़ास काम नहीं किया जाता, और जिसकी वजह से हम दुनिया में अपनी सकाफती पहचान बनाने में काफ़ी पीछे रह चुके हैं। लाहौर में अलहम्रा आर्ट काउंसिल के नाम से एक इदारा मौजूद है जो आर्ट की तरवीज के लिए अपना काम जारी रखे हुए है और आवाम को इस प्लेटफॉर्म से सकाफती सरगर्मियां मैसर आती रहती हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहम्रा जुल्फ़िकार अली जुल्फ़ी के ज़रिए सदारत होने वाला अहम इजलास में 24वें 10 रोज़ा अलहम्रा ड्रामा फेस्टिवल को भी ख़त्मी शक्ल दे दी गई है। और ये जो फेस्टिवल है ये 20 तारीख से शुरू होगा और 29 जनवरी तक पेश किया जाएगा। तो इस फेस्टिवल में कौन कौन से ड्रामे पेश किए जाएंगे, इस हवाले से तैयारियां कितनी मुकम्मल हो चुकी हैं और इस फेस्टिवल का मकसद क्या है, इस हवाले से आज हमने बात करनी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहम्रा जुल्फ़िकार अली जुल्फ़ी साहब हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं और उनसे जानते हैं जनाब ये सारे नया जो इनका इनिशिएटिव है उस हवाले से। सर, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा सुबह सुबह आपकी इस खूबसूरत प्रोग्राम में आना। बहुत शुक्रिया सर आपका कि आप सुबह सुबह आ गए। और जैसे हमने देखा कि अलहम्रा कोरोना की बंदिशों के बाद अब बिल्कुल एक्टिव हो चुका है और चीज़ें की जा रही, इवेंट्स वहाँ पर मुनक्किद किए जा रहे हैं। अब 10 रोज़ा ड्रामा फेस्टिवल भी उसको भी ख़त्मी शक्ल दे दी गई है। तैयारियों के हवाले से बताइएगा, हमें मुकम्मल कर ली गई हैं तैयारियाँ उसकी क्या? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तैयारी है और क्योंकि एक लेंथी फेस्टिवल है, हाँ। 10 रोज़ा 10 डिफरेंट ड्रामे हैं ठीक, और उसमें 10 डिफरेंट ड्रामों में टोटली सब्जेक्ट भी डिफरेंट हैं, उनके सेट्स, उनकी लाइट, उनके साउंड टोटली डिफरेंट हैं, उनकी प्रॉप्स डिफरेंट हैं, मेकअप डिफरेंट है और बहुत मज़े का इंटरेस्टिंग है सारा फेस्टिवल। कोई सीरियस प्ले है, अच्छा। कोई कॉमेडी प्ले है, कोई कॉस्ट्यूम बेस्ड प्ले है, कमाल के प्लेस होंगे। मैं बल्कि आपसे भी गुजारिश करूंगा और आप देखने वालों को भी मैं कहूंगा कि वो लोग आएं। जरूर जरूर। फ्री एंट्री है, कोई इशू नहीं है, लेकिन एक शर्त होगी कि मास्क के साथ एंट्री होगी, विदाउट मास्क बिल्कुल एंट्री नहीं की जाएगी और लाजमी तौर पर आप लोगों ने अपनी जो है वैक्सीनेशन भी करवानी है। जी जी डेफिनेटली। और क्योंकि एक अरसे के बाद वैक्यूम था, बहुत अरसा बहुत कम थी एक्टिविटीज़, हम सोशल मीडिया पर चले गए थे और उस पर हम ये करते थे कि म्यूज़िक ड्रामा नहीं हो सकता था, उसमें म्यूज़िक हमने बहुत किया कोरोना के दिनों में। हमने लाइव म्यूज़िक ऑन एयर किया और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा उसका, बल्कि एक और हमें प्लेटफॉर्म मिल गया कि ड्रामा या म्यूज़िक हॉल में 400-500 लोग देखते हैं। ठीक है। वो जब हमने सोशल मीडिया के थ्रू ये सारी अपनी प्रोजेक्शन की और वो तो लाखों में लोगों ने देखा है, अमेरिका, कनाडा, यूके, दुबई, पूरी दुनिया में देखा जाता है। और उससे एक नो डाउट कोरोना एक बीमारी, एक आफत थी, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि क्रिएटिव लोगों के लिए तो बेहतरीन टाइम था वो, क्योंकि उनके पास टाइम था। बीइंग अ आर्टिस्ट अगर मैं बात करूं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम था, सारा दिन लॉक होते थे घर में, तो क्या करते, म्यूजिक डायरेक्टर ने नई कंपोजिशंस बना ली, एग्जैक्टली, राइटर ने नए प्लेज लिखे, पेंटर्स ने पेंटिंग्स बनाई, हाँ। इतना काम किया लोगों ने और वो बहुत क्रिएटिव काम है, वो अब निकल रहा है। ये मतलब जो जहाँ पर लोग इसकी वजह से इफेक्ट हुए, वहाँ पर बहुत से लोगों ने अपने जो हिडन स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव किया है। हाँ किया है। और ये जो फेस्टिवल है ना, हाँ जी, ये भी नए प्लेस हैं सब। ठीक है। ये उसी दौर के लिखे हुए और उसी टाइम में कंसीव किए हुए प्लेस हैं। और ये इसका एक, मैं हमेशा से कहता हूँ, इसका जो लिटरेचर और आर्ट होगा आफ्टर कोरोना वो बहुत डिफरेंट होगा, बहुत डीप होगा, क्योंकि लोगों को सोचने का, अपने आप को कुरेदने का टाइम मिला है, राइटर्स को, पेंटर्स को, किसी भी क्रिएटिव पर्सन। तो दूसरा सर हमें बताइए, कितने जो है इसमें ड्रामास पेश किए जाएंगे? 10 दिन में 10 ही ड्रामास होंगे और कितने जो थिएटर ग्रुप्स हैं इसमें हिस्सा ले रहे हैं? एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई, खैर पहले भी था पता, बेशुमार ग्रुप्स हैं। अच्छा। अभी मैंने ये 10 ग्रुप के बाद मैंने सोचा कि
इसको और मजीद ऐड ठीक करें। है। अब वो मेरा ख्याल है कोई 10-12 और ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको इसमें मौका नहीं मिल सका, क्योंकि एक दिन में 2 प्लेस करना बहुत मुश्किल, मुश्किल इसलिए है। उसका सेट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है हर प्ले की, तो वो ऑडियंस का आना जाना मुश्किल है। सो इंशाल्लाह जिस स्पीड से, जितने शौक से लोगों ने इसमें हिस्सा लिया ग्रुप्स ने, तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ या आफ्टर 2 मंथ हमें फिर एक और फेस्टिवल करवाना अच्छा, पड़ेगा। जी that's जी, good. जी। और मज़े की बात यह है कि इसमें यंग आर्टिस्ट हैं, सब नए लोग हैं, यूथ की इन्वॉल्वमेंट बहुत है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इतने क्रिएटिव है हमारी यूथ, आप सोच नहीं सकते, क्योंकि उनके पास जो नॉलेज है, उनके पास जो एक सोशल मीडिया के थ्रू, गूगल के थ्रू उन्होंने जो थिएटर को पढ़ छोड़ा है, जो नई टेक्निक्स को पढ़ छोड़ा है, और जो एक्सपेरिमेंट्स वो करते हैं, हम पुराने लोग नहीं कर पाते। बिल्कुल ऐसे ही। और अलहमरा को हमने देखा भी है कि वो नया जितना भी टैलेंट है, यंगस्टर्स हैं, वो चाहे सिंगर्स हो जाएं, क्रिएटिविटी उनके अंदर भरी हुई होती है और वो उनको प्रमोट भी करते हैं। उनके हवाले से वो इकदामात करते रहते हैं, कुछ ना कुछ इवेंट करते रहते हैं, ताकि जो लोग आए वहाँ पर आके अपनी स्किल्स जो है वो कर सके। तो आप मुझे बताइए इसका मकसद क्या है? मतलब सिर्फ तफरीह है? अगर मैं इस इवेंट की बात करूँ कि कोई मकसद भी रखा गया है, इस ड्रामे की थीम भी रखी गई है? मकसद इसके बेशुमार मकासद है। नंबर 1 तो ये है कि एक जो क्लासिक स्टाइल है ड्रामे का, वो जिंदा रहना चाहिए। ओके। उसके करने वाले और देखने वाले लाइव हों, और ताकि एक दूसरे से सीखें, क्योंकि जो थिएटर वैसे कमर्शियल थिएटर है उसका तो कोई हाल नहीं है ना। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और उसकी ऑडियंस ही टोटली डिफरेंट हो गई है। ये जो क्लासिकल ड्रामा है, जो असल ड्रामा है, इसकी ऑडियंस अलग है, इसके करने वाले लोग अलग है। नो डाउट इनको कमर्शियली वो एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो क्योंकि ये भी ड्रामा फेस्टिवल फ्री में हमने एंट्री, इसकी कोई टिकट नहीं है। ठीक है। सो ये अलहमरा आर्ट सेंटर की अवलीन तरजीह है कि जो ओरिजिनल और रीजनल आर्ट है ना, उसको जिंदा रखना है हमने, और लोगों को ट्रेन करना है, नए लोगों को। अभी जो आपने बात की थी नए लोगों की, नए सिंगर, एक्टर्स की, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि लाहौर आर्ट्स काउंसिल, अलहमरा आर्ट सेंटर, यूथ के जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, हम उनको हॉल फ्री में देती हैं। ओके। हम उनको गैलरी फ्री में देती हैं एग्जीबिशन के लिए। ठीक है। कोई म्यूजिक करना चाहे उनको हॉल फ्री में देती हैं। फिर एक जो हमारी एकेडमी ऑफ अलहमरा एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स है, वो भी मैं तो कहूँगा पाकिस्तान की एक वाहिद ऐसी जगह है अलहमरा आर्ट सेंटर, जहाँ पर कोई 10 से 12 डिफरेंट चीज़ें वहाँ पर आर्ट की, फ़नून लतीफ़ा की सिखाई जाती हैं। जैसे फाइन आर्ट्स की है, पेंटिंग है, स्केचिंग है, स्कल्पचर है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक है, सितार, गिटार, फ्लूट, तबला, वायलिन, क्लासिकल डांस, अच्छा, सिंगिंग, और बहुत मिनिमम उसकी फी है 1000 रुपया फी है बस। सो ये एक नर्सरी है। और वैसे ही लाहौर तो फिर लाहौर है, आपको मालूम है लाहौर में तो आर्ट ऐसे ग्रो करता है जैसे मट्टी जो लाहौर की, इसमें इसका जो खमीर है ना, वो आर्ट के लिए बहुत जबरदस्त है, जरखेज है हमारी मट्टी जो लाहौर की, जो टैलेंट के हवाले से। यस, पूरे पाकिस्तान का टैलेंट। सोचें कि मैं भी अगर कहीं और शहर से आया हूँ तो लाहौर की यात्रा बहुत ज़रूरी आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि देखें यहाँ पर सबसे पुराना आर्ट कॉलेज मियो स्कूल ऑफ आर्ट, जो कि अब नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स है, वो यहाँ है। फिर फिल्म इंडस्ट्री का मेन हब बॉम्बे या लाहौर था। ठीक है। तो यहाँ पर म्यूजिक, यहाँ पर पेंटिंग, यहाँ का आर्किटेक्चर देख लें आप, यहाँ कैसे नहीं इंस्पिरेशन मिलती। इतना खूबसूरत आर्किटेक्चर है, दुनिया का बेहतरीन आर्किटेक्चर लाहौर में है। सो लाहौर तो एक आर्ट का गढ़ है। तो बिल्कुल ऐसे ही है। उसका गढ़ अलहमरा आर्ट सेंटर है। मैं तो ये क्लेम करता हूँ कि पाकिस्तान का जो कल्चरल और आर्ट का सिटी वो लाहौर है, और लाहौर की जान अलहमरा आर्ट काउंसिल है। बिल्कुल ऐसे ही। और सर ये भी पिछले दिनों ये गज़ल फेस्टिवल भी हुआ है अलहमरा में, उसके हवाले से भी हमें बताइएगा कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर, लोगों की कैसी रिस्पांस रहा वहाँ? वही देखें, गज़ल
एक ऐसा अंग है गायकी का जिसमें लोग जो नए बच्चे हैं वो कम आते हैं, क्योंकि वो एक स्लो प्रोसेस है, एक बहुत क्लासिकल आर्ट है ना, इसकी जो लर्निंग है बहुत स्लो है, एक डिटेल में ग्रामर इसकी और है क्लासिकल आर्ट। एग्जैक्टली। तो इसको इसमें जंप करना बड़ा मुश्किल है नए लोगों का। तो हमने ये जो फेस्टिवल किया था इसके भी यही दो मकासद हैं कि लोग इसके सुनवैये और गाने वाले जिंदा रहें, आर्ट्स काउंसिल आते रहें, एक दूसरे को मिलते रहें। अभी ये जो गजल फेस्टिवल किया था, आप उसका अगर रिस्पांस देखती आप हैरान हो जाती रियली। एक अरसे के बाद एक हमने गजल देखा फेस्टिवल बहुत रश हुआ, था वहाँ पर, बहुत हमने रश उस पर था। रिपोर्ट भी की थी और हमने देखा भी था। और इतना अच्छा गाया, इतना इंजॉय किया लोगों Exactly, ने। और हाँ। मुझे बहुत खुशी है कि वो भी वही प्रेशर है कि जो मैंने नहीं गाया, मुझे नहीं शामिल किया, आर्टिस्टों का प्रेशर है कि जी उसको बुला लिया, मुझे नहीं बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ हम गजल फेस्टिवल, मुझे लगता है हर महीने हम किया करेंगे। ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, ताकि जितना भी हमारा टैलेंट है उसको एक प्लेटफॉर्म मिल सके, उनको भी मौका मिल सके कि वो आके अपने जो टैलेंट है वो दुनिया तक पहुंच जाए। जुल्फ़िकार जुल्फ़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। और अलहमरा के बारे में यही कहूँगी जनाब, वो नए टैलेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा इकदाम उठाते रहते हैं और इस तरह के इवेंट्स भी करते रहते हैं। तो आपसे भी यही दरख्वास्त है कि जो नया इवेंट होने जा रहा है, फेस्टिवल होने जा रहा है ड्रामास के हवाले से, आप लोग भी वहाँ पर शिरकत कीजिएगा और आप लोगों को ये पसंद भी आएगा।